स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आलस्य बनाम दारिद्र्य। आइए इसे विस्तार से उदाहरणों द्वारा समझते हैं। दारिद्र्य और कुछ नहीं मनुष्य के शारीरिक और मानसिक आलस्य का ही प्रतिफल है। जिस वस्तु का समुचित उपयोग नहीं होता वह अपनी विशेषता खो बैठती है। सील में पड़े हुए लोहे को जंग लग जाती है और उसी से वह गलता चला जाता है। खूंटे से बंधा हुआ घोड़ा अड़ियल हो जाता है। जिन पक्षियों को उड़ने का अवसर नहीं मिलता वे अंततः उड़ने की शक्ति ही खो बैठते हैं। पान के पत्तों की हेरा फेरी न की जाए तो जल्दी ही सड़ जाते हैं। यही स्थिति मनुष्य के शरीर की भी है। यदि उसे परिश्रम से वंचित रहना पड़े तो अपनी प्रतिभा, स्फूर्ति एवं प्रगतिशील एवं तेजस्विता ही नहीं खो बैठता, प्रत्युत अवसाद ग्रस्त होकर रोगी भी रहने लगता है। जो बैठे रहते हैं उनकी तोंद निकल आती है, शरीर भारी हो जाता है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, सांस फूलती है, दिल धड़कता है, पेशाब में शक्कर जाने लगती है, पैर भड़कते हैं और सिर दर्द बना रहता है। इतनी व्यथाएं उन लोगों के पल्ले बंधती हैं जिन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता और बैठे बैठे आलस्य में दिन बिताते हैं। आराम तलब मेहनत से बचने वाले लोगों की जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है। सर्दी गर्मी और बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य चली जाती है। जल्दी जल्दी जुकाम होता है, सर्दी खांसी सताती है, जल्दी लू लगती है, गर्मी का प्रकोप रहता है। कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो मुद्दतों जड़ जमाए बैठी रहती है। कीमती दवा दारू कराने पर भी टलने का नाम नहीं लेती। ऐसा होता इसलिए है कि वह जीवनी शक्ति जो परिश्रम करने वाले में प्रदीप्त रहती है ऐसे लोगों में मर जाती है और वे किसी छोटे मोटे आक्रमण तक का सामना कर सकने में असमर्थ हो जाते हैं। जो लोग खश के पर्दों में एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं उन्हें बाहर निकलते ही लू मार जाती है। शरीर जब सर्दी गर्मी सहने का अभ्यासी ही न रहा तो कोई प्रतिकूलता व हरदास भी कैसे कर सकेगा। छुई-मुई के पौधे जैसे उंगली लगते ही मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे शरीर जो परिश्रम के अभ्यासी नहीं, थोड़ा सा दबाव पड़ते ही कुम्हलाने लगते हैं। जिन्होंने कठोर श्रम के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को प्रखर और प्रचुर बनाया है वे शरीर पर होने वाले किसी भी बाह्य आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए जल्दी ही रोगमुक्त हो जाते हैं। उन्हें अच्छे होते देर नहीं लगती। कोई चोट लग जाए तो जल्दी ही जख्म भर जाता है। सर्दी गर्मी का प्रकोप 1-2 दिन से अधिक नहीं रहता, पर जिनमें उस तरह की क्षमता संचित नहीं है उन्हें थोड़ी थोड़ी विकृतियां मुद्दतों घेरे बैठे रहती है। शरीर रोगी तो मन रोगी। शरीर के रोगी होने पर मन का रोगी होना स्वाभाविक है। बैठे ठाले आदमी बाहर से मोटे भले ही हो जावे पर जीवन शक्ति की न्यूनता के कारण उनके शरीर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे रोगों से ग्रसित रहते हैं। बैठे रहने के कारण जो रुग्णता उत्पन्न हुई थी वह धीरे धीरे परिपक्व होकर इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उस व्यक्ति को बैठे ठाले रहने के लिए ही विवश कर देती है। वह चाहे तो भी कुछ नहीं कर पाता, हाथ पैर जकड़े जकड़े रहते हैं। लगता है कि जिंदगी का बोझ ढोना ही कठिन हो रहा है। इस स्थिति का मन पर प्रभाव पड़ेगा ही। आलसी शरीर में मंद बुद्धि मस्तिष्क ही रहता है। जिसका शरीर फुर्तीला और मेहनती है उसका मस्तिष्क भी तीव्र एवं उर्वर रहता है। आलसी अक्सर मूर्ख होते हैं। सक्रियता को उन्होंने शरीर से स्वयं विदा किया था, वह रुष्ट होकर मस्तिष्क में से भी चली जाती है। सोचने, निर्णय करने, निष्कर्ष निकालने की क्षमता घट जाती है। मस्तिष्क सदा उलझा उलझा सा रहता है, कोई समस्या हल नहीं कर पाता। एक उलझन सुलझाने के बारे में सोचता है, दूसरी नई 4 उलझने और सामने आ खड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति न तो कोई बड़ा साहस कर सकते हैं और न निर्द्वंद्व रह सकते हैं।
उन्हें अपने चारों ओर उलझनों का जाल जंजाल ही बिना बिखरा मालूम देता रहता है। खाली दिमाग शैतान की दुकान, यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। जब शरीर काम में लगा रहता है तो मस्तिष्क भी व्यावहारिक रहता है, किंतु जब शरीर को समुचित श्रम नहीं मिलता तो मस्तिष्क की कार्य पद्धति भी विकृत हो जाती है। उसमें अवांछनीय, असंतुलित और अव्यावहारिक बातें घुड़दौड़ मचाने लगती हैं। कई ऐसी बातें सूझती रहती हैं जिन्हें सनक कह सकते हैं। निठल्ले आदमी अक्सर सनकी बन जाते हैं। उनका सोचना और करना प्राय अबुद्धिमत्ता पूर्ण होता है। अधिकांश वे तोड़ फोड़ की व प्रतिरोध, विद्रोह, उछाड़ पछाड़ और लड़ाई झगड़े की बात सोचते रहते हैं। मस्तिष्क खाली तो रह नहीं सकता। यदि उसे निर्माणात्मक दिशा में काम नहीं मिला है तो वे घटनात्मक मार्ग अपनावेगा। जहाँ का तहाँ पड़े रहना, चैन से दिन गुजार लेना मन की प्रकृति तो नहीं है। इसलिए यदि किसी को अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का रचनात्मक लाभ न लेना हो, वे घटनात्मक दिशा में लगाकर उसे क्षोभ उत्पन्नकारी मार्ग में लगाना हो तो एक ही तरीका है, खाली बैठा रहना आरंभ कर दे। बस अनेकों तरह की खुराफातें मस्तिष्क में सूझती रहेंगी और उन संकों के कारण जीवन क्रम की अस्त व्यस्तता दिन दिन बढ़ती चली जाएगी। इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ध्यान रखते हुए किसी दूरदर्शी ने ही यह कहा होगा कि कुछ न कुछ किया कर, कुछ न हो तो पाजामा फाड़ कर सिया कर। तात्पर्य यह है कि काम में लगा रहना इतना उपयोगी एवं लाभदायक है, जिसके लिए यदि पाजामा फाड़ने और फिर से सीने का व्यर्थ झंझट और थोड़ी हानि का भी काम करना चाहिए। अपने पास कोई काम न हो तो पड़ोसी का करने लग जाना चाहिए। एक क्षण के लिए भी निरर्थक नहीं बैठना चाहिए। बेकारी में गवाया हुआ समय किसी भी मनुष्य के लिए केवल अभिशाप ही सिद्ध हो सकता है। प्रगति का एकमात्र मार्ग। संसार के सभी देशों ने प्रगति के इस प्रथम गुरुमंत्र को भली प्रकार पढ़ लिया है। इसलिए वहां जाकर देखने से किसी भी समर्थ व्यक्ति को बेकार बैठा हुआ नहीं देखा जा सकता। गरीब, अमीर, बालवृद्ध, नर नारी हर कोई अपने कामों में पूरी दिलचस्पी और मुस्तैदी के साथ लगा हुआ पाया जाएगा। फलस्वरूप उन्होंने जो कुछ सोचा वह पाया भी। वे भौतिक प्रगति चाहते हैं और उनका श्रम इस आकांक्षा को कल्पवृक्ष की तरह पूरी करता चला जाता है। अमेरिकन श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा 3 गुना अधिक काम करता है। जब वह कोयला खोदने या दूसरा कोई काम करने जुटता है तो ऐसा लगता है मानो मानव आकृति की कोई मशीन अनवरत रूप से काम कर रही है। वहाँ का हर व्यक्ति श्रमिक है। रूस और जर्मनी का भी यही हाल है। वहाँ निठल्लापन अनैतिक माना जाता है। जो बेकार बैठता है उससे सारा समाज घृणा करता है। अतएव कोई व्यक्ति यह सोच ही नहीं पाता कि उसे कभी निठल्ला भी बैठना है। हर घड़ी काम में लगे रहने से चित्त में संतोष और संतुलन रहता है। कुछ न कुछ उत्पादन का लाभ मिलता है। यह सब छोड़ सकना किसी विवेकशील व्यक्ति के लिए संभव नहीं। श्रमशीलता का सद्गुण अपना कर ही प्रगतिशील देशों ने पिछले 50 वर्षों में जादू भरी प्रगति की है। पिछली परिस्थितियां और वर्तमान समृद्धि भरी परिस्थितियों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यही कहना पड़ता है कि उनने अपना कायाकल्प कर लिया। जो परिश्रमी हैं, वे क्या नहीं कर सकते। विभूतियां उनके पैरों तले लौटती फिरती हैं। आर्थिक एवं वैज्ञानिक और बौद्धिक क्षेत्र में जो प्रगति इन उद्योगी देशों में हो रही उसे हम कदाचित देख समझ पाए तो दांतों तले उंगली दबाकर ही रह जाना पड़े। अमेरिकन श्रमिक को इतना मासिक वेतन मिलता है कि वह अपनी मोटर में बैठकर जाता है। दिन भर काम करने के बाद मोटर से ही घर लौट कर आता है। सुविधापूर्ण जीवन जी सकने के सभी साधन उसके पास होते हैं। श्रम के मूल्य पर ही उसने यह सब उपलब्ध किया है। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वहां उन्होंने घूम घूम कर वहां के नागरिकों का जीवन क्रम देखा। उन्होंने पाया कि श्रम के घंटों में हर नागरिक पूरी तन्मयता के साथ अपने काम में जुटा रहता है
वे भगवा कपड़े साधुओं के ढंग के पहने थे। वहाँ के लोगों के लिए एक विदेशी व्यक्ति और भी विलक्षण तरह की पोशाक पहने कौतूहल की वस्तु हो सकता था, पर स्वामी रामतीर्थ ने पाया कि जहाँ भी वे गए, एक तिरछी आंख से देखने के अतिरिक्त उनकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और मनोयोग से अपने काम में लगे रहे। छुट्टी होने पर वहाँ के लोग इस प्रकार आमोद प्रमोद मनाते हुए हंसता हुआ जीवन बिताते हैं, मानो इन्हें कोई कुबेर की संपदा मिली है। जहाँ काम के घंटे समाप्त हुए नहीं कि घर स्वर्ग जैसे बन जाते हैं। महिलाएं दरवाजों पर पतियों के स्वागत के लिए खड़ी होती है। बच्चे आनंद मनाने का समय समीप आया देखकर किलकारियां लगाते हैं। श्रमिक के घर घुसते ही जलपान, गीतवाद्य आदि की जहाँ जैसी सुविधा है, आमोद प्रमोद का वातावरण उमड़ने लगता है। दिन में प्रकाश, रात्रि में अंधकार, थोड़ी ही देर में जैसे यह दो भिन्न परिस्थितियां बदल जाती है, उसी प्रकार जापान में श्रम के घंटों में अनवरत कठोर श्रम और छुट्टी होते ही रोम रोम को प्रफुल्लित कर देने वाला उल्लासमय वातावरण, यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत कार्यक्रम तनिक ही देर में बदल जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ जापानियों के जीवन क्रम से बहुत प्रभावित हुए। उनका भाषण होने वाला था, सुनने के लिए बहुत लोग आए। स्वामी रामतीर्थ ने संक्षेप में यही कहा, आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को आप लोगों ने जीवन में उतार लिया है, उसकी सिद्धियां भी आप प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग पहले से ही व्यावहारिक वेदांती हैं, इसलिए आप लोगों के सामने उन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या करना मैं उचित नहीं समझता जो आप पहले से ही अपनाए हुए हैं।